मैं चाहता हूँ कि जो अपने मुस्लिम माशरे में जो बहुत कॉमन है, जिसका मैंने कल सेमिनार में आपने देखा होगा, बहुत मैंने इम्पोर्टेंस दिया उसको। रिलीजियस ओसीडी के बारे में जो है तो आप कुछ बात कर रहे थे। करेक्ट, करेक्ट। तो रिलीजियस ओसीडी जो है वो एक ऐसा टॉपिक है, ख़ास करके हमारे माशरे के अंदर, जो लोगों को पता नहीं है। एग्ज़िस्ट कर रहा है, लोग उसमें परेशान हैं, उनके टाइम वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन वो किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते और लाइफ़ उनकी गुज़र गई है, किसी-किसी के 12 साल, 15 साल। रिलीजियस ओसीडी में सबसे पहला है कि प्यूरिफिकेशन ओसीडी, ठीक है? ओसीडी ऑफ प्यूरिफिकेशन, यानी उनको तहारत में पाकी नापाकी जो होती है, उसके बारे में वसवसे इतने आते रहते हैं, इतने आते रहते हैं। आप हुसैन भाई, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे पास एक पेशेंट, ऐसे कई पेशेंट हैं जो अगर वो नापाक हो गए तो उनको गुस्ल करने में 2 घंटे जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस थे कि भाई ये बंदा जो है तो बाथरूम में बहुत टाइम लेता है। डज़न्ट मैटर उनका जो है तो जेंडर कुछ भी हो, वो बाथरूम में घंटा 2-2 घंटा जो है तो नहा रहे। तो और इसमें क्योंकि गुस्ल की भी जो है तो ज़रूरत पड़ती है, तो काफ़ी लोगों को ये रहता है। तो मतलब ये उसी में काउंट होता है? जी। फिर वही बात है, वो खुद डिस्ट्रेस फ़ील कर रहे होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, व्यूअर्स के लिए भी बहुत बेनिफिट की चीज़ है। मुझे किसी ने पूछा, सर ये तो एहतियात भी हो सकती है ना, हम अच्छे से साफ-सफाई। सेम मेरा यही पूछना था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने उनसे कहा, मेरे पेशेंट थे वो, कि देखो, इस्लाम नाम है पीस का, करेक्ट। सुकून का। अगर वो इस्लामिकली करेक्ट होता ना तो आपको पीस मिलता, लेकिन आपको तो डिस्ट्रेस हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा जो है तो डीप कहा डॉक्टर साहब आपने कि इस्लाम जो है तो माशाल्लाह, अगर इस्लाम या दीन की कोई चीज़ हम करते हैं तो हमको सुकून वाली जो है तो फीलिंग आती है। करेक्ट। और अगर वो चीज़ हमको सुकून नहीं दे रही है और हम उससे अनकंफर्टेबल जो है तो वो इस्लाम कैसे हुआ? इस्लाम के तो माशाल्लाह जी। तो ये है असल उसकी समझने की वजह। अच्छा, ऐसे लोगों को अगर वुज़ू करने बैठते हैं, तो वो 15-15, 20-20 मिनट तक जो है ना वुज़ू करते रहते हैं। अपने एक ही पार्ट्स को 6-6 बार, 7-7 बार जो है धोते रहते हैं। रगड़ेंगे, धोएँगे, उनको लगता है कहीं अभी भी सूखा है, कहीं अभी भी जो है ड्राई है। गुस्ल मैंने बताया कि गुस्ल में उनको घंटों लगते हैं। अच्छा, पाकी-नापाकी को लेके बहुत परेशान रहते हैं, कहीं बैठेंगे नहीं। हाँ, एक लेडीज़ का हमने इलाज किया था, उसके घर में अगर कोई मेहमान आ जाता है, गेस्ट, तो आप बिलीव नहीं करेंगे हुसैन भाई कि वो अपने मेहमान के जाने के बाद है ना पूरा अपना बेडरूम, अपना चद्दर, बेडशीट और यहाँ तक कि वो पानी लेके ना पूरे पूरे दीवार वगैरह पे भी जो है उसको पोंछती थी, कि हो सकता है कि वो जो मेहमान आए थे वो उनके अंदर कोई जर्म्स हो, कोई डर्ट्स हो और उससे जो है हमारा घर नापाक हो गया हो। फिर आगे भी थॉट चलती है, फिर वो नापाकी मेरे बच्चा वहाँ हाथ लगाएगा, उसको लग जाएगी, फिर उसको बीमारी भी हो जाएगी। तो ऐसे उनको थॉट परेशान करती हो, तो पूरा घर धोती थी। तो इस तरह का भी एक ओसीडी होता है। जी, इसके अलावा कुछ लोगों को नमाज़ के बारे में होता है। इसको हम कहते हैं वसवसा अल सलाह, यानी सलाह के, नमाज़ के बारे में वसवसे आते हैं। कितनी रकातें हुई, रकात को रिपीट करेंगे बार-बार। और मैंने अपनी मस्जिद में देखा एक शख्स को कि वो कुरान शरीफ पढ़ रहा था। तो कुरान शरीफ पढ़ते हुए वो बिल्कुल एक-एक आयत को ना कई मर्तबा रिपीट कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे रिपीट कर रहा है। तो मैंने, साथ में कोई बैठा हुआ, तो मैंने कहा, देखो ये कुरान शरीफ को सही पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा। असल में ये जो है ना एक तरह की बीमारी में मुब्तला हो रहा है। समझ रहे हैं? ये बहुत हैरानी की बात है डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई ये तो चलो अच्छी बात है, कुरान को जो है तो सही तरीके से और एकदम बिल्कुल खुशू खुजू के साथ जो है तो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, या कितना नेक चीज़ है। मतलब मैं, मुझे थोड़ा सा जो है तो इस चीज़ पे ऐसे शौक टाइप में हो रहा है कि क्या मतलब ये ओसीडी और एक मेडिकल चीज़ में आती है? जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, उसका साइंस समझिए आप। इसमें शैतान के वसवसे भी बहुत होते हैं, है ना? साइंस ये है कि अगर वो इस्लामिकली होती, तो पहली चीज़ तो वो इतना इस्लाम ने स्ट्रेस भी डाला नहीं है। कुरान में आपने सुना होगा, एक आयत है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि हम किसी पे उतना बोझ नहीं डाल देंगे जितना वो बर्दाश्त नहीं कर सके। तो कहीं भी ऐसा नहीं है, किसी इस्लामिक स्कॉलर ने कहा होगा कि आपको इतनी ज़्यादा एफर्ट डालनी है आयत के सही करने में, ठीक है? दूसरा जो
इसकी साइंस है, उसको समझने की चीज़ ये है कि वो इसलिए कर रहा है, बाद में वो कुरान पढ़ना उसके लिए बर्डन बन जाएगा। तो ये शैतान का एक गेम होता है कि ये जब ऐसा करेगा बार-बार, तो फिर जब ये कुरान पढ़ने का सोचेगा तो उसको लगेगा कि यार मुझे फिर सही से पढ़ना पड़ेगा। रिपीट करने वाला प्रोसेस है, अब फिर मैं पढ़ूंगा वो गलत होगा, मेरे को रिपीट तो इससे अच्छा छोड़ दो, पढ़ो फिर। ये ट्रैप है एक तरह का। जी, डॉक्टर साहब, तो जिस तरीके से आपने ये जो टाइप बताया कि मुझे काफ़ी मतलब अभी भी हैरानी हो रही है कि कुरान के पढ़ने को बार-बार रिपीट करना और वुज़ू को एक सर्टेन तरीके से करना या बार-बार जिस तरीके से आपने समझाया कि वो एक मेडिकल चीज़ में जो है तो काउंट होती है। तो ये जो चीज़ है ये यहीं तक लिमिटेड है या फिर इसके कुछ और भी टाइप्स होते हैं या फिर इन डिटेल भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है? क्योंकि क्या है ज़्यादातर जो है तो हमारा ईमान अकीदा इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो सारी चीज़ें आपने बताई है दिन में हम 5 बार जो है तो वुज़ू, नमाज़ और जो दूसरी भी जो है तो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें करते हैं। तो क्या मतलब ये यहीं तक लिमिटेड है या फिर इसमें कुछ और टाइप और अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स भी आते हैं? इसमें एक बहुत ज़्यादा कॉमन है जो हिंदूज़ हमारे जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उनके अंदर भी है, हमारे मुस्लिम्स के अंदर भी है, वो है ब्लास्फेमियस ओसीडी। अच्छा। ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो अपने जैसे मुस्लिम्स में अगर कोई है तो उसको अल्लाह के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में, इस्लाम के बारे में, अगर कोई हिंदू है तो उसको किसी देवी, किसी देवता के बारे में उल्टे-सीधे ख़यालात आते हैं। और वो ऐसे-ऐसे ख़यालात होते हैं कि वो कहता है कि हम आपके सामने बोल नहीं सकते। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, बहुत एकदम खराब ख़यालात आते हैं। क्वेश्चन उठाने वाला मज़हब के ऊपर या रिलीजन के मेरे खुद के रिलीजन पर मेरे मन में एक ख़्याल है, जो उसके अगेंस्ट एक क्वेश्चन जो है तो नऊज़ुबिल्लाह जो है तो मेरे मन में एक ख़्याल है कि बाबा ये चीज़ है, नहीं है, ये ऐसा कैसा लिखे हुआ है? और भी बहुत सारे ख़यालात ऐसे कि मतलब कुछ गंदे ख़यालात भी आते हैं अपने रिलीजियस पर्सनैलिटी को लेके बड़े-बड़े। जी, ये भी कॉमन है, अक्रॉस ऑल रिलिजन कॉमन है, क्रिश्चियंस में भी होता है, हिंदूज़ में भी होता है, मुस्लिम्स में भी होता है कि जो इस रिलीजियस पर्सनैलिटी है बड़ी-बड़ी, उनके बारे में उल्टे-सीधे ख़यालात आते हैं। और वो बेचारे परेशान होते हैं कि हम तो यानी इतने बुरे ख़यालात हमको आ रहे हैं, हम तो अपने रिलीजन को फ़ॉलो ही नहीं कर रहे हैं, हमको तो फिर ऊपर वाला पनिशमेंट देगा। लेकिन यहाँ पे वहाँ समझाना उनको ये होता है कि देखो आपका जो इंटरनल सेल्फ है, वो इस चीज़ को नहीं चाह रहा। आप इस चीज़ को चाह नहीं रहे हैं, लेकिन ये थॉट परेशान कर रही है, तो आप तो अपने रिलीजन को फ़ॉलो कर रहे हैं। थॉट परेशान कर रही है, थॉट आपसे अलग चीज़ है। ऐसे उनको हमको थोड़ा-सा समझाना पड़ता है। तो ओसीडी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। इसके अलावा देखो मुस्लिम लोगों में आपने देखा होगा एक है जिसको मैं डिवोर्स ओसीडी बोलते हैं। आपके लिए नई बात होगी। मेरे पास एक पेशेंट है, उनको लगता है कि मुझे हर वक़्त ऐसा डर लगता है, वो कह रहे थे कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूँगा। दे दूँगा। दे दूँगा। अच्छा। और अगर वो कोई वर्ड, कोई ख़्याल भी दिमाग में आता ना, तो बार-बार वो इस्लामिक स्कॉलर को फ़ोन करते, बोले मुझे ऐसे ख़्याल आ रहे हैं, क्या तलाक हो गया? क्या तलाक हो गया? और वो इतने परेशान थे कि मैं आपको क्या झगड़ा वगैरह कुछ नहीं, रिलेशन अच्छा चल रहा, जस्ट उनको एक थॉट आते रहता था। कि मैं कभी दे दूँगा, मैं अभी दे दूँगा, मैं कल दे दूँगा। अंदर से ऐसा लगता है मुझे कोई बोल रहा है कि तू अपनी बीवी को आज तलाक दे देगा। तो मुझे डर लगता है। ये सोच आ रही है तो कभी ऐसा हो ना जाए। ठीक है ना? यहाँ पर क्या होता है, वो अपनी सोच को एक्शन समझते हैं। कि थॉट आ रही है ना, तो मतलब शायद मैं ये कर ही दूँगा। ठीक है? तो इस तरह के भी ख़यालात बहुत सारे लोगों को आते हैं और ओसीडी में फिर कुछ लोगों को जो है एक ओसीडी होता है जहाँ पे उनको लगता है कि मैंने कोई बात कह दी, तो अब मुझे उसका कफ़ारा देना पड़ेगा। यानी ये कसम बन गई है। ओके, ओके। ठीक है? तो हुसैन भाई कैसा है ना कि ओसीडी के बहुत सारे फॉर्म है रिलीजियस ओसीडी के। बट आम तौर से जो मैंने आपको फॉर्म बताया पाकी के बारे में, पाकी नापाकी के बारे में, बार-बार नहाते रहना देर तक और हर चीज़ को देखना ये नापाक है, ये गंदा है और बार-बार वुज़ू रिपीट करना, ये बहुत कॉमन है। प्रेयर्स के बारे में बताया कि नमाज़ रिपीट करना, कुरान शरीफ को रिपीट करना बार-बार, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी, चाहे वो नमाज़, रोज़ा हो, चाहे हिंदूज़ लोग में कोई आरती हो, पूजा हो, उसको बार-बार रिपीट करना कि ये सही से नहीं हुआ। परफेक्शन को ध्यान में रखते हैं कि बाबा ये सही नहीं हो रहा, इसको एक और बार कर लेते। और वही पहले की बात जो 2 बातें मैंने फिर से आपसे वही कह रहा हूँ कि एक तो है परफेक्शन करना, हर चीज़ को अच्छा करना ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ क्या होती है, एक तो रिपिटिटिव ख़्याल रहता है, बहुत आता है और दूसरा अनकंफर्टेबल फीलिंग क्रिएट करता है। ठीक है, मैं परफेक्शन के लिए कर रहा हूँ, 1 या 2 बार मैंने किया और हो गया नॉर्मल। बट जब वो चीज़ मेरे को पर्सनली अनकंफर्टेबल फ़ील करवाए तब उसको एक मेडिकल कंडीशन
जी समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही समझे हैं। और मैं ये आपके चैनल के थ्रू मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ों में अगर आदमी परेशान है तो ज़रूर उसको जो है ना एक राइट अप्रोच करना चाहिए, काउंसलिंग लेनी चाहिए, थेरेपी करनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों की एक गलती ये होती है कि वो समझते हैं कि मेडिसिन ले लो और मेडिसिन ही सारा ट्रीटमेंट है। जी। फिर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत सारे। अब आपका ये थॉट प्रोसेस है, आप मेडिसिन खा के उसको सप्रेस कर रहे हो। थोड़ी देर के लिए आप मेडिसिन खाए, आपका दिमाग शांत हो गया। कुछ देर के बाद मेडिसिन का इफ़ेक्ट खत्म हुआ, फिर से वो थॉट शुरू हो गई। तो मेडिसिन कुछ टाइम के लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और अगर आप पूछेंगे कब लेना चाहिए, तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि अगर फिज़िकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, फिज़िकल सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा है, आदमी को चक्कर आ रही है, आदमी बैठ नहीं पा रहा है, हाथ-पैर में पसीने आ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में है कि वो बात नहीं कर पाता किसी से, तो इसको साइकियाट्रिक मेडिसिन लेना चाहिए। और अगर वो इतना है कि वो लोगों से बातचीत कर रहा है, उसको थॉट में प्रॉब्लम हो रही है, तो फर्स्ट अप्रोच काउंसलिंग होनी चाहिए। बात करने का जो फर्स्ट उसका वो है अप्रोच के भाई किसी जानकार से या फिर किसी उस बंदे से बेसिकली साइकोलॉजिस्ट से जो है तो वो राब्ता कायम करे। जी, बिल्कुल। सो डॉक्टर साहब आपके अगर मान लीजिए कॉमन बंदा है या कोई वीवर है उसको अगर आपको कांटेक्ट करना है तो उसके क्या जरिए है? जी, मेरी वेबसाइट है जो www.counselandcare.com। और नंबर है जो अपॉइंटमेंट के लिए नंबर है, तो अक्सर मेरे असिस्टेंट रहते हैं, तो 8779652877। तो ये जो अपॉइंटमेंट है ये फिजिकल मीटिंग के लिए रहता है या फिर आप ऑनलाइन भी जो है तो जूम या फिर इन दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे के थ्रू जो है तो काउंसलिंग करते हैं? जी, दोनों होता है। अगर जैसे मुंबई में कोई पेशेंट है, वो पर्सनल मिलना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो पर्सनली क्लिनिक पे आते हैं, अप्रोच के ऊपर है। और अगर दूर के हैं, जैसे मैंने बताया कि आपकी दुआ से, अल्लाह के फ़ज़ल से हम अमेरिकन पेशेंट भी हमारे पास हैं, इजिप्ट से पेशेंट भी हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ से भी है, तो ऑनलाइन काउंसलिंग भी होती है। या इंडिया में कोई दूसरे स्टेट से हैं, तो ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से हो जाता है, ज़ूम पे, गूगल मीट वगैरह पे काउंसलिंग होती है। तो डॉक्टर साहब जैसे कि आपने एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी और हमारे कई सारी मतलब जो चीज़ें और जो हमारे माइंड में कन्फ्यूजन्स थे आपने उसको क्लियर किया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है कि ये फ़ौरन ठीक होती है या बंद हो जाती है या फिर इनको रोकने का कुछ तरीका या क्या मतलब ओवरऑल इसका जो है तो कैसे काम करता है ये सिस्टम? ऐसा है हुसैन भाई कि सबसे पहली चीज़ तो ये समझने की है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो पिक्चर में कब आता है, जब सारे डॉक्टर कहते हैं कि सब रिपोर्ट नॉर्मल है। जैसे एक पेशेंट मेरा था, उसको सीने में पेन होता था, यहाँ पे चेस्ट में पेन होता था, उसने कई रिपोर्ट कराई, सब रिपोर्ट नॉर्मल आई। तो अब वहाँ डॉक्टर कंक्लूड करते हैं कि भाई जब अंदर कुछ नहीं है तो पेन क्यों हो रहा है, इसका मतलब पेन इसके दिमाग से हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हमारे ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है ना? अब एक गलत मिथ ये होता है, लोग बोलते हैं चलो एक बार काउंसलिंग करा के देख लेते हैं। तो जो एक बार देख लेते हैं उससे तो कोई हम मैजिक तो करते नहीं कि हम बैठाएँगे और छू-छा कर देंगे और दिमाग सही हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो हम इनिशियली अपने पेशेंट को ये कहते हैं कि एट लीस्ट आप 8 से 10 सेशन करें। हफ्ते में 1 सेशन जो 1 से 1 घंटे का होता है, 45 मिनट से 1 घंटे का होता है, और कम से कम 8 या 10 सेशन के बीच में आप करें, तो आप इस पोज़ीशन में होंगे कि आपको समझ में आएगा कि कितनी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हुई है। ओह! एक सेशन आप चाहे मुझसे करें, किसी भी साइकोलॉजिस्ट से करें, वो आप जज कर रहे हैं कि नहीं फ़ायदा हुआ, तो ये कोई सही अप्रोच नहीं है। ये ऐसा ही जैसे आपने एक टाइम की दवा खाई और डॉक्टर ने आपको 1 महीने की दवा लिख के दी है और आप देख रहे हैं कि मैंने एक टाइम की दवा तो खाया, ठीक क्यों नहीं हुआ? तो ये कोई एक नासमझी की बात। कि जैसे कि आपने बताया कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं और वो जो इलाज है वो सेशंस और काउंसलिंग के थ्रू ही करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो डॉक्टर मेडिसिन देता है उससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि बाबा 10 दिन की दवाई क्या 10 दिन में वो सॉल्यूशन निकले। साइकोलॉजिकल चीज़ें जैसे आपने बताया कि वो मेंटली काम करती है और आप उसमें सेशंस लेते हैं। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा और जिस तरीके से आपने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और जो लोगों के सवालात रह गए इंशाल्लाह मैं वो आप तक पहुँचाऊँगा। तो आप उसका जो है तो वीडियो की शक्ल में हमको जवाब देना ताकि हम वो वीडियो जो है तो हमारे व्यूअर्स तक पहुँचा सकें। और हमारे पर्सनल सेशन भी होते हैं, जैसे मैंने आपको नंबर डिस्प्ले कर दिया है, इस पे लोग व्हाट्सएप करके जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। प्लस हमारे वर्कशॉप भी होते हैं। वर्कशॉप में हम लोग ऑफलाइन भी करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं। वर्कशॉप कैसा होता है कि जिसमें
15 घंटे का, 20 घंटे का, हाँ, हफ्ते में 2 घंटा जो है, ऐसे करके 15-20 घंटे के वर्कशॉप होते हैं, अलग-अलग टॉपिक पे। रिलीजियस ओसीडी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। इंशाल्लाह अभी आइंदा भी हमारा इरादा है, रमज़ान के बाद फिर से इस तरह का वर्कशॉप करने का। मैं आपके चैनल के थ्रू जो है उसको बता दूँगा डेट वगैरह क्या है। तो जो लोग रजिस्टर करना चाहें, वो उस वर्कशॉप में रजिस्टर कर सकते हैं। अपने घर बैठे-बैठे जो है वो वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट थी डॉक्टर साहब मेरी कि अगला सेशन इंशाल्लाह हम करेंगे, तो वो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए और यंगस्टर्स के लिए जो जैसे कि हमारा करियर गाइडेंस के ऊपर है, क्योंकि आज जो हमने बात की वो ओवरऑल डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी के ऊपर की, जिससे हर कोई गुजरता है। बट स्टूडेंट्स का और जो करियर वाले लोग हैं, जो जॉब वगैरह करते हैं, हमारी अपनी कुछ तकलीफें हैं। तो अगर आप मौका दें तो इंशाल्लाह अगली बार हम उस चीज़ पे बैठ के जो है तो डेडिकेटेडली एक सेशन करेंगे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स और करियर रिलेटेड और जो स्टूडेंट्स हैं जो फिफ्थ सिक्स से शुरू होते हुए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और हायर स्टडीज तक है, वो पूरे तबके के बारे में इंशाल्लाह जो है तो बात करेंगे। तो ये दावत आप कबूल कीजिए हमारी, इंशाल्लाह जब भी मौका मिलता है उस टॉपिक पे जो है तो हम ये जी, बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं आपकी दुआ से करियर गाइडेंस के कुछ सेमिनार मैं भी करता हूँ। वाक़ई में ज़रूरत है इसकी, इसलिए कि एक बच्चे को नहीं पता होता है कि मैं 10वीं के बाद क्या करूँ, क्या नहीं करूँ और उसके साथ क्या ऑप्शंस होना चाहिए, उसके सामने और चीज़ें आएँ और साथ-साथ में वो मेंटली कैसे कंसिस्टेंटली अपने करियर को फ़ॉलो कर सके। जैसे एक छोटी-सी मैं आपको न्यूज़ बता दूँ कि आईआईटीज़ में बच्चे भी निकाले जाते हैं। जेईई मेन, जेईई एडवांस देने के बाद आईआईटीज़ में एडमिशन लेते हैं, वहाँ से भी कॉलेज निकाल रही है, इसलिए कि मेंटली कंसिस्टेंट नहीं है। तो करियर गाइडेंस के साथ-साथ में साइकोलॉजिकल गाइडेंस उनको ये कंबाइन करके और इसको उनको देना ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ज़रूरत की चीज़ है। इंशाल्लाह जब भी आप बुलाएँगे ज़रूर इंशाल्लाह हम इसके लिए हाज़िर हो जाएँगे। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी खुशी हुई आपसे मिल के और इन सारे चीज़ों के ऊपर बात करके। तहे दिल से आपका जो है तो बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, जी, मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मौका दिया अपने चैनल पे इस ये अवेयरनेस क्रिएट करने का और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसको जारी रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।